नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मैं अपने चैनल पर आपके लिए नहायत इन्फॉर्मेटिव और आम रूटीन से हट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे कंटेंट का वीडियो बनाऊं। मुझे कई लोग मिलते हैं और वो अप्रिशिएट भी करते हैं, उससे मुझे जला मिलती है, मुझे हौसला मिलता है, मुझे इनकरेजमेंट मिलती है कि मैं जो कोशिश काविश कर रहा हूँ वो रायगां नहीं जा रही। एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं किसी माली मफाद के लिए नहीं बनाता। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे इल्म की रिसर्च का शौक़ है और मुझे ये शौक़ है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करूं। ये नहीं मैं समझता कि सिर्फ मेरा ही काम है सोसाइटी में कोई अच्छी बातें बताना, सिर्फ मेरा ही काम है, अच्छी बातें मैं ही बता सकता हूँ, पाकिस्तान में और कोई बंदा नहीं है अच्छी बात करने वाला। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैंने अपनी ज़ात की हद तक अपना रोल अदा करना है, अपनी ज़िंदगी पूरी करनी है और दुनिया से चले जाना है। मैं एक लॉयर हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एडिशनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का भी ओहदेदार रहा हूँ। और इसके अलावा मैं लॉ ऑफिसर भी रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहा हूँ और भी बड़े ओहदों में रहा हूँ। वो रेलिवेंट नहीं है ये बात बताने के लिए। ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरा 45 ईयर से ज़्यादा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लॉ की फील्ड में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मुफीद, बहुत मालूमाती और बहुत ही मेहनत से एक वीडियो बना रहा हूँ जिस पे मैंने रिसर्च वर्क किया है। और मैं आपको एक डिफरेंट व्यू से एक डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो आपको देना चाहता हूँ जिसका उन्वान है दी रोल ऑफ बार एसोसिएशंस इन पाकिस्तान। मतलब आप आम वीडियो आपको मिलेगी कि बच्चे की कस्टडी का क्या लॉ है, बीवी को मेंटेनेंस कैसे मिलेगी, और इस किस्म की रेंट पे वीडियो मिलेगी, चेक डिसऑनर होने पे वीडियो मिलेगी। ये कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी कि रोल ऑफ बार एसोसिएशन क्या है, हमारे मुल्क में बार एसोसिएशन कितनी अहम है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस पे कोई एक भी वीडियो नहीं बनी हुई। वो मैं आपको कुछ बताता हूँ। हो सकता है मैं सारी बातें ना बता सकूँ पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से, लेकिन मेन बातें आपको बताऊँगा। ये बार एसोसिएशन होती क्या है? ये जो हमारी बार एसोसिएशन है ये लायर्स की बार एसोसिएशन है, लायर्स की एसोसिएशन है। और ये वजूद में आती है या आई है, एक कानून है जिसका नाम है लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। उसकी सूरत में पाकिस्तान की जो टॉप की बार एसोसिएशन है उसका नाम है पाकिस्तान बार काउंसिल। वो सुप्रीम कोर्ट में लायर्स की एनरोलमेंट का काम करती है। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जाता हूँ। और लायर्स के जो मिसकंडक्ट के केसेस होते हैं वो भी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस होते हैं वो भी करती है, और इस किस्म के अलाइड मैटर्स वो डील करती है। हमारा वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, मैं थोड़ी मालूमात के तौर पे आपको बता रहा हूँ वो क्या करते हैं। और उनका मेन ऑफिस है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में। और पूरे पाकिस्तान में से उनके मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं और उनको जो हेड करता है, उनका जो चेयरमैन होता है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होता है। यानी लायर्स कम्युनिटी में सबसे जो फादर ऑफ द लायर्स होता है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होता है। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी में सबसे टॉप पे होता है, इसी तरह लायर्स में सबसे टॉप पे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होता है। उसके बाद फिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल होते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल होते हैं, बाद नीचे लॉ ऑफिसर भी बहुत सारे होते हैं। वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है।
उसके बाद एक आ जाती है इसी कानून के तहत प्रोविंशियल बार एसोसिएशंस। वो प्रोविंशियल बार एसोसिएशन इसी तरह से होती हैं, जो प्रोविंशियल बार एसोसिएशन मिसाल के तौर पे पंजाब है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। पंजाब बार काउंसिल जो है वो पंजाब में जो लॉयर्स एनरोल होते हैं उनके बारे में वो डील करती है, उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस जारी करती है, उनके इम्तहानात कंडक्ट करती है जो एनरोलमेंट के लिए होते हैं, और उसके अलावा जो उनके मिसकंडक्ट के केसेस होते हैं और उसमें कोई 10 फंक्शन दिए हुए हैं। उनकी एक सेक्शन 9 है, उस सेक्शन 9 में 10 फंक्शन दिए हुए हैं। ये कर सकती है, लॉयर्स के वेलफेयर के लिए काम कर सकती है, और उसमें अगर किसी को मिसकंडक्ट पे लाइसेंस उसका कैंसिल करना हो वो कर सकती है, और उसमें लॉ रिफॉर्म्स के लिए भी काम कर सकती है। आज हम बड़ी एक ख़ास नुक्ते पर बात करेंगे, एक नुक्ते पर। अब जो प्रोविंशियल बार एसोसिएशन होती हैं वो सूबा सरात के लिए यानी KPK के लिए अलग हैं, उनके मेंबर्स भी 5 इयर्स के इलेक्ट होते हैं, और पंजाब बार काउंसिल के भी 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, फिर वो सिंध बार काउंसिल के भी 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, और फिर जो बलूचिस्तान बार काउंसिल है उनके भी 5 इयर्स के इलेक्ट होते हैं। इन्हीं के मेंबर फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज है। हम उस बहस में नहीं पढ़ेंगे, उस तफसील में नहीं पढ़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जाता हूँ। ये बार एसोसिएशन का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो आज बात ख़ास बतानी है वो ये है कि बार एसोसिएशंस का रोल क्या है, ये कर क्या रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये अपने फ़राइज़ सही अदा कर रही है या नहीं अदा कर रही, हमारे मुल्क को कोई इनका फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं। मैंने अपने तौर पर रिसर्च वर्क करके जो बनाया है ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। लॉयर्स के को लाइसेंस देना, लॉयर्स को इंटरव्यू करना, लॉयर्स के मिसकंडक्ट केसेस करना, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। जो बार एसोसिएशंस का जो रोल है वो मेरे नज़दीक वो बहुत बड़ा रोल है। आप ये याद रखिए, जो लॉयर होता है, जो सही मानों में वकील होता है, जो रिच लॉयर होता है, उनके मैं नाम आपको बताऊं तो आपके पांव से जमीन खिसक जाएगी। वो पाकिस्तान का टॉप का लॉयर जो पाकिस्तान की धरती ने कभी पैदा नहीं किया, उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। इस तरीके से डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी लॉयर थे जिन्होंने नजरिया पाकिस्तान दिया। इस तरीके से हमारे एक बहुत नामी गिरामी लॉयर गुजरे हैं जिनका नाम है जनाब AK बरोही। इस तरीके से हमारे बड़े बड़े और नाम है, मैं कुछ नाम लूँगा आपके सामने, वो बताऊँगा। वो नाम वो पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम लिखा गया है। उन्होंने जो उस ज़माने में केस किए हैं उन पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम लिखा गया है। उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अब मैं आपको वाक़यात बताता हूँ कि उन लोगों का करैक्टर क्या था, उनका रोल क्या था। कायद-ए-आज़म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अपनी अगली वीडियोस में कि हिंदुओं ने उनको बड़ी ऑफ़र की कि आप पाकिस्तान सेपरेट होमलैंड बनाने के लिए जिस मिशन पर आप हैं आप आएँ, हम आपको कोई ओहदा ऑफ़र करते हैं, बड़ी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ना बिके ना झुके, अपने असूल पर कायम रहे और पाकिस्तान एक आज़ाद वतन लेके छोड़ा। ये है एक सच्चे खरे आदमी की निशानी। अब मैं एक और बड़ी अजीम हस्ती का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। ये है सही लॉयर की शान है, जो हमारी शान है, जिन पर हम फख्र कर सकते हैं एज ए नेशन। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उस वक्त के थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त सूबे नहीं थे, उस वक्त 1 यूनिट था। तो चीफ जस्टिस थे हमारे सर अब्दुल रशीद। उनके नाम पर इस्लामाबाद में एक रोड का नाम भी रखा गया है, सर अब्दुल रशीद रोड। सर अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे।
तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, गालिबन वो सिकंदर मिर्ज़ा वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने एक सरकारी डिनर पे एक डिनर का इनविटेशन लेटर भेजा सर अब्दुल रशीद को कि जनाब आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी चीज़ है, आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, बड़ा इज़्ज़त है, बड़ा मकाम है और जुडिशरी के हेड हैं, आप हमारे वज़ीर आज़म के डिनर में तशरीफ़ लाएं। ये याद रखिए वो आज के चीफ जस्टिस नहीं थे जो चले जाते हैं लोगों के घर फातिहा पढ़ने, चेनम पर भी चले जाते हैं, दुआ पढ़ने भी चले जाते हैं। हमारे एक चीफ जस्टिस गुजरे हैं जिनके लिए बड़ी तहरीक चली है, वो हर जनाजा अटेंड करते हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, हर मातम हर शादी अटेंड करते हैं, रिटायर हो चुके हैं, घर में बैठे हुए, नाम नहीं लेता, आप समझ गए होंगे। उन्होंने कोई जनाजा, कोई मातम, कोई शादी ब्याह, मंगनी, निकाह कुछ नहीं छोड़ा। चीफ जस्टिस का क्या काम है कि हर शादी में पहुंच जाए? चीफ जस्टिस तो किसी और चीज़ का नाम है, उसके तो कोई और असूल होते हैं, उनके आम दुकानदारों जैसे असूल नहीं होते। अब मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद का जिक्र मैं कर रहा था, उन्होंने माजरत की उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और जवाब में ये ख़त लिखा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपके डिनर में, सरकारी डिनर में शिरकत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नीचे उसकी वजूहात लिखी। उन्होंने वजूहात ये लिखी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ए पार्टी, इज ए लिटिगेंट इन सेवरल केसेस विच आर पेंडिंग इन माई कोर्ट। यानी आप फ्री के मुकदमा हैं बहुत सारे सरकारी केसेस में जो लोगों ने किए हुए और मेरी अदालत में वो केसेस पेंडिंग हैं। जब मैं बतौर चीफ जस्टिस आपके फंक्शन में आके खाना खा लूँगा तो मेरी इज्जत और गैरत गवारा नहीं करती कि मैं एक फ्री के मुकदमे का पार्टी के घर चला जाऊं और उसका डिनर खा लूं। लिहाजा मैं आपके डिनर में शिरकत नहीं कर सकता, मेरे इंसाफ के असूल मजरूह होंगे। आई एम सॉरी, आई विल नेवर अटेंड योर डिनर। ये थे वो किरदार वाले लोग, ये थे वो असूल वाले लोग। इसके बाद पाकिस्तान के बड़े 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 और अच्छे नामवर चीफ जस्टिस आए, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे, गालिबन क्रिश्चियन थे वो, उनका नाम था जस्टिस AR कार्नेलियस। उनके केसेस जो रिपोर्टेड हैं किताबों में, बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े इज्जत वाले लोग थे। उसके बाद हमारे पास और बड़े जज साहबान गुजरे हैं। तो मैं आपको उसूल समझाना चाहता हूँ, नामों से मुझे गर्ज नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं उनके बड़ा होने की वजह कोई कद का ऊंचा होना नहीं है, उनके बड़े होने की वजह उनके का चेहरा खूबसूरत होना नहीं है, कपड़े खूबसूरत होना नहीं है, लैंड क्रूज़र होना नहीं है, कीमती शूज़ और कीमती सूट नहीं है, कीमती परफ्यूम नहीं है। उनके बड़े होने की सिर्फ और सिर्फ वजह उनके बड़े उसूल है, वो इंसानी अक़दार है जो उसूल अपना के उनका कद इतना बड़ा होता है। शक्लें सब ने खुदा को 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए। अब मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बातें बता रहा हूँ कि हमारे आज की नई नस्ल ने उन लोगों को ना पढ़ा है, ना उनके असूल जाने हैं, ना उनको फॉलो करते हैं। ये किस काम लगे हैं? ये हमारे वकला भाई नाराज ना हो मेरे साथ, मेरा काम है उनको बताना। उन लोगों के बड़े और सुनहरी उसूलों का जिक्र नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो हमारे मुल्क की हिस्ट्री है। मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि वो हिस्ट्री में उनका नाम सुनहरे हरूफ से लिखा गया है, लेकिन कोई उनका जिक्र ही नहीं करता। आजकल वीडियो बन रही हैं, किस पे बन रही है वीडियो? गाड़ियों के वीलॉग बन रहे हैं और टिकटॉक बन रही हैं और गाने बन रहे हैं और फहाशी की बातें हो रही हैं, फैशन की बातें हो रही हैं, या खाने पीने की बातें हो रही है, ला की बातें, उसूल की बातें और नेशनल काज की बातें लोग ना सुनना
पसंद करते हैं, ना इस पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं। नेशनल काज की बातें की जानी चाहिए ताकि हमारी नई नस्ल आश्कार हो, उसको पता चले कि सुनहरे ज़िंदगी के असूल क्या है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, जो भी यंग लायर्स हैं या यंग से बड़े हैं, जो भी है, जो लायर्स मेरा ये वीडियो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मेरी मुद्दबाना रिक्वेस्ट है कि मेरी ये वीडियो आगे अपने लायर ब्रदर से शेयर करें, और अगर उनके कोई जजेस भाई दोस्त रिश्तेदार हैं उनको भी शेयर करें, उनको भी पता चले बड़े लोगों के कौन सी वजह है, कौन सी वजूहत है, कौन से असूल हैं जिसकी वजह से वो बड़े हैं। अब सुने, अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर। हमारे पास पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं। एक हमारे पास बड़े लाइक जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, कुछ उनके साथ कुछ स्कैंडल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन उनकी काबिलियत में कोई कसर नहीं है। वो अलग बात है कि उनके कोई स्कैंडल वगैरह। उनका नाम है जस्टिस मलिक कयूम। एक हमारे पास बड़े टॉप के पाकिस्तान के वकील हैं, उनका नाम है हामिद खान, वो भी सियासत में हिस्सा लेते हैं। एक हमारे पास बड़े शानदार वकील हैं जिनका नाम है चौधरी एतजाज आसन। और इस तरह मैं नाम लेता जाऊं तो ख़त्म ही नहीं होगा, मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, नाम नहीं ख़त्म होंगे। ये नाम लेने का एक मकसद है मेरा नाम लेने का मकसद है ये इतने इल्म वाले, इतने दानाई वाले, इनकी इतनी स्टडी है, इनके पास इतना रिच नॉलेज है जिससे हमारी पूरी लीगल फैटर्निटी फ़ायदा उठा सकती है और इससे हमारी पूरी कौम फ़ायदा उठा सकती है। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं गरज अगर किसी ने कोई दो नंबरी की हो, किसी ने कोई गलत फैसला किया हो, किसी ने सिफारिश से कोई बात की हो। अभी आप आजकल सुन रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के स्कैंडल, किस्से और कहानियां आप सुन रहे। ये क्यों कहानियों के किरदार बने हुए हैं? कुछ तो बात होगी। अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो नीचे कोई आग तो होगी ना, जहां से धुआं उठ रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। 100% सच नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब मैं चूंकि अपने सब्जेक्ट पे मैं रहना चाहता हूँ, मेरा प्रोग्राम ये नहीं है, मेरी पॉलिसी ये नहीं है कि मैं किसी जज की या किसी लायर की या किसी हस्ती की जो है वो तौहीन करूं या उनको ब्लैकमेलिंग करूं। ये मेरा प्रोग्राम ही नहीं है। मेरा प्रोग्राम एजुकेटिव वैल्यू का है। मैं नई नस्ल को, अपनी कौम को बताना चाहता हूं क्या है। अब बार एसोसिएशन का मैंने आपको बता दिया, जैसे जिक्र किया, लाइसेंस देना है, लायर्स के इंटरेस्ट की बात करनी है, उनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है उसके मामलात करने हैं। ये कोई 10 किस्म के पॉइंट हैं, फंक्शंस हैं बार एसोसिएशन के। अच्छा, अब इसमें एक फंक्शन है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वो फंक्शन है सेक्शन 9 सब सेक्शन ई ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट। मैंने ये क्यों चुना है, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। मैंने ये इसलिए चुना है कि हमारे पास बड़े बड़े कीमती रिटायर्ड जज जो अपनी 62 साल की उम्र मुकम्मल करके हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज लिमिट 62 ईयर्स है और सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स है, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन लेके खाते पीते हैं, अपने लान में बैठते हैं, धूप सेकते हैं, या ये करते हैं कि रैल्फ लॉरेन का खूबसूरत सूट पहनते हैं और गुची का परफ्यूम लगाते हैं और कार्डियर के शूज़ पहनते हैं, रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं, अपनी लैंड क्रूजर पर बैठते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बार रूम में आते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इधर की बात की, उधर की बात की, आपकी बात की, मेरी बात सुनी या मैंने आपकी सुनी, कॉफ़ी पी 2 बजे और घर जाके सो गए। शाम को क्या हुआ? शाम को वही रैल्फ लॉरेन का सूट पहना, शाम को वो कार्डियर का परफ्यूम लगाया और शाम गज़ल में किसी ने इनवाइट किया, वहाँ चले गए, किसी गुलकारा की गज़लें सुनी, शेर व शायरी सुनी, लुत्फानंदोज़ हुए, खाया पिया, बारबेक्यू खाया और घर आ गए।
भाई आप तो इतने कीमती है, हमारे मुल्क का सरमाया है, आपके रिटायर होने के बाद भी आप कौम के लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। वो कैसे? वो मैं बताता हूं आपको वो कैसे। हमारी बार एसोसिएशन के ये लोग सरमाया हैं, एसिड्स हैं। एक एसिड होता है आपके पास सोना, एक एसिड होता है आपके पास डॉलर, एक एसिड होता है आपके पास जमीनें, एक एसिड होता है आपके पास कोई चांदी या कोई इस किस्म की डायमंड्स। लेकिन जो ह्यूमन एसिड आप होता है वो आपको कभी नजर नहीं आता। हम ऐसी कौम है, हम अपने टैलेंट को इवेलुएट नहीं करते, हम अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी कौम में कितने कितने बड़े काबिल, लायक और बड़े शानदार इल्म वाले लोग बैठे हैं। यानी आप बैरिस्टर एतजाज हसन को देखें, वो बड़े लायक वकील है, मैं मोतरफ हूँ, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है काबिलियत की, जहाँ तक बात है इल्म की, बहुत लायक आदमी है, उनके पास इल्म का ख़जाना है। लेकिन ये इल्म का ख़जाना सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि आप 2 करोड़ रुपया फीस ले ले और मैंने फलां जो जर्नैल का केस किया, मैंने अमीद गुल का केस किया, मैंने परवेज़ मुशर्रफ का केस किया। ना ना ना, वो भी करें आप, वो आपका प्रोफेशन है, वो भी करें आप। पाकिस्तानी कौम के लिए बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे। हमारी बार एसोसिएशंस को ये चाहिए कि ये जो बार एसोसिएशंस का महाना इजलास होता है, जो हमारे पंजाब बार काउंसिल के या जितने भी बार एसोसिएशन हैं, ये सारे वहाँ जाते हैं, मीटिंग होती है, इनका एजेंडा होता है चाय पी, केक पेस्ट्रियाँ खाई और अपना TADA का चेक बनवाया, जेब में डाला और जहाज़ में बैठे और वापस आ गए इस्लामाबाद, पिंडी आ गए। ये क्या तरीकाकार है? आपका क्या एजेंडा है? आपने क्या काम किया? आपका तो काम है आपके इल्म से कौम को फायदा पहुंचना चाहिए। यानी छोटे वकीलों का, नए वकीलों का, लॉ कॉलेजेस का इतना बुरा हाल है, कुछ नहीं आता। जो नए वकील आते हैं कोर्ट में, कुछ भी नहीं आता। वजह, उसकी वजह यह है कि उनको जो पढ़ाने वाले वकील हैं, उस्ताद हैं, वो लोग हैं जिनके पास बार में कोई काम नहीं, जिनके दिमाग में कोई इल्म नहीं, जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं। वो पढ़ाने वालों ने अभी कानून खुद नहीं सीखा, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अलमिया ये है, जब वो पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे प्रोड्यूस होंगे, अच्छे लायर कैसे प्रोड्यूस होंगे? फिर उन लायर्स में से जो जज बनेंगे वो तो इंसाफ का कला कमा करेंगे, इंसाफ की धज्जियां उड़ाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा मैंने फैसला कैसे करना है। इंसाफ के असूलों के लिए किरदार का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इंसाफ करने के लिए कानून के असूलों को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के जजों को बेकरियों के काउंटरों पे बैठे हुए देखा है, प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तरों में बैठे हुए देखा है, फ्रूट की दुकानों में बैठे हुए देखा है। जो जज किसी प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में जाके बैठेगा वो खाक इंसाफ करेगा। तो इनको अच्छे असूल कौन सिखाएगा? बड़े लोग इनको ये असूल सिखाएंगे। और वो बड़े लोग जो हैं वो रिटायर होने के बाद बार में आते हैं और बार में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, कार्टियर का परफ्यूम लगाते हैं, घर चले जाते हैं। भाई आप तो रिटायर होने के बाद ज़्यादा कीमती हो गए हैं। कौम को आपका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, कौम को आप सिखाएं। ये जो लीगल फ्रेटर्निटी है, आप रिटायरमेंट के बाद आपका इल्म ख़त्म नहीं हो गया। इल्म का ताल्लुक दिमाग से है, एज से नहीं है। आप ये काम कर सकते हैं, आप थिंक टैंक बना सकते हैं। बार एसोसिएशंस को चाहिए थिंक टैंक बनाए, बार एसोसिएशंस को चाहिए रिफॉर्म्स कमेटी बनाए और उस पर रिसर्च वर्क करके अपनी सिफारिशात दे कि ये कानून गलत बनाया गया है, इसमें यहाँ यहाँ यहाँ
फ्लॉ है, ये उसूलों के मुनाफी है, इसको कौम एक्सेप्ट नहीं करती, ये इंसाफ के सुनहरी उसूलों के मुनाफी है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें फलां अमेंडमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारी सिफारिशात हैं, इस कानून में ये दफात शामिल करनी चाहिए। और वो जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं उनको ये भी इल्म है कि इस पे ब्रिटिश लॉ क्या है, इस पे अमेरिकन लॉ क्या है, इसमें इंडियन लॉ क्या है, इसमें बांग्लादेश का लॉ क्या है, वगैरह वगैरह। वो लोग जिन लोगों ने बाहर के ममालिक का लॉ स्टडी किया है उनके पास बड़ा रिच नॉलेज है। जब उनको आप उन रिफॉर्म कमेटी में बिठाएंगे, उसका हिस्सा बनाएंगे, वो रिसर्च करके इतने मुफीद साबित होंगे, पूरी कौम को उसका फायदा होगा। भाई लॉ जो है किसी एक आदमी के लिए तो नहीं बनता, लॉ तो पूरी कौम के लिए बनता है। और ये भी आप याद रखें कि हमारे जो लॉ मेकर हैं, लॉ जानते हैं सीनियर जजेस, लायक जजेस, इल्म वाले जजेस, लॉ जानते हैं सीनियर लॉयर जिन्होंने 50-50, 60-60 साल प्रैक्टिस की है और बड़ी मुकाबला आराई की है अदालतों में। छोटी अदालतों से शुरू होते हैं, फिर हाई कोर्टों में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ अपने शोल्डर रब करते हैं, उनके साथ मुकाबला आराई होती है। फलां जजमेंट में ये आया, फलां जजमेंट में ये आया, फलां ये उसूल है, फलां ये कानून है, फलां तरीकाकार है। जब ये बातें सारी वो करके उसके मुताबिक कानूनी सिफारिशात तैयार करेंगे तो एक बेहतरीन रिकमेंडेशन आएगी आपकी सोसाइटी के पास, और वो रिकमेंडेशन कौमी असम्बली में जानी चाहिए। कौमी असम्बली में आप पूछेंगे क्यों जानी चाहिए? कौमी असम्बली में इसलिए जानी चाहिए कि कौमी असम्बली में जो लॉ मेकर हैं उन्होंने तो लॉ पढ़ा ही नहीं है, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट हो गए, जैसे तैसे इलेक्ट हो गए। वो पाकिस्तान का सिस्टम तो फ्यूडल सिस्टम है, वो जो उनके बाप दादा इलेक्ट होते आ रहे थे, अब उनकी औलादें इलेक्ट होके आ रही है, उनको तो लॉ का पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि फिलॉसफी ऑफ लॉ को वो नहीं अंडरस्टैंड करते और हिस्ट्री ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड नहीं करते। जब वो लॉ को अंडरस्टैंड नहीं करते तो वो नेशनल असेंबली में इनेक्टमेंट जो है, जो लेजिस्लेशन है, वो अच्छे तरीके से कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमारी वकला बरादरी में और जजेस में और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। अब होता ये है कि ये जो कीमती सरमाया है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, इसके अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं, पेशावर में लायक लोग हैं, सक्खर में हैं, कराची में बड़े बड़े लायक लोग बैठे हुए हैं, और लाहौर में बड़े बड़े लायक लोग बैठे हुए हैं, रावलपिंडी में बड़े बड़े लायक लोग बैठे हुए हैं, और कोयटा में बड़े बड़े लायक लोग बैठे हुए हैं। जब ये लायक लोग किसी काम धंधे में लग जाएंगे और रिसर्च वर्क करेंगे और अपना रिच नॉलेज जो है उसकी बुनियाद पर रिकमेंडेशन देंगे, तो फिर पाकिस्तान में कोई अच्छा कानून वजूद में आएगा। अगर वो लोग सिर्फ बाहर में बैठ के चाय पी के, कॉफ़ी पी के, अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ के गपशप लगा के घर चले गए तो उन्होंने अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। कीमती वक्त ज़ाया करने का मतलब ये है कि उन्होंने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। ये ज़िंदगी ज़ाया होने की बजाय कौम के काम आनी चाहिए। जब ये ज़िंदगी कौम के काम आएगी तो आपका रब भी आपसे खुश होगा, आपके दिल में इधर इत्मीनान होगा, इधर इत्मीनान होगा कि मैंने अपनी कौम के लिए कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है। जब आप अच्छा करेंगे आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपका मुल्क भी संवरेगा, आपकी आखिरत भी संवरेगी। आखिरत संवारने का सिर्फ तरीका ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ ले और रोज़ा रख ले। आखिरत संवारने का बेहतरीन तरीका ये है, नमाज रोज़ा के अलावा आप इंसानियत की बेहतरी सोचें, आप अपनी कौम की बेहतरी सोचें
कौम की बेहतरी उसी सूरत में हो सकती है कि आपके ये जो इदारे हैं ये ऐसी रिसर्च कमेटी बनाएं, ये थिंक टैंक्स बनाएं, उस पर रिसर्च करें और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लाएं और जो ख़राब कानून हैं उनको अमेंड करने की रिकमेंडेशन दें और जो बदलते साइंटिफिक हालात हैं, बदलते हुए हालात की रोशनी में नई एनेक्टमेंट की सिफारिशात दें। जब ये इतने इतने ज़ख़ीम और इतने इल्म वाले दिमाग इस पर काम करेंगे तो मैं अपने रब को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ कि नतीजा बहुत अच्छा आएगा। लिहाजा पाकिस्तान के इस सरमाए को हमारी बार कौंसलें जो हैं वो ज़ाया होने से बचाएं, उनसे फ़ायदा हासिल करें और उनको किसी काम लगाएं, उनका वक्त ज़ाया होने से बचाएं जिससे पाकिस्तानी कौम का फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।